डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि एग्जाम्स के हवाले से इंतहाई अहम यूनिट है। और आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के थर्ड यानी लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियोस लेक्चर और एमसीक्यूज की वीडियोस ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनकी वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स और एमसीक्यूज की वीडियोस देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हाइपर सेंसिटिविटी यूनिट के लास्ट पार्ट को। इस यूनिट का कंटेंट हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। थर्ड पार्ट जो है वो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बता दूं कि ये यूनिट हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का है। हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के एबनॉर्मल या एक्स्ट्रा रिस्पांस को, जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। हाइपर सेंसिटिविटी के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। टाइप 1 टाइप 2 को फुल हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में। टाइप 3 का हाफ जो है वो भी हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप को दरमियान से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसका हाफ ऑलरेडी हम ये सेकेंड वीडियो में पढ़ चुके हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है वो हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स उसमें बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, जो कि हमारे पास एक्टिवेट करता है हमारे बॉडी के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर हमारे पास ऐसे प्रोटीन रिलीज करता है जो क्या करते हैं, जो इंजरी ऑफ सेल को काज करते हैं। और इसी तरह फिर हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अब हमारे पास है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। Chronic inflammatory cells, especially neutrophil, they start to accumulate at the site of injury. देखो, जब हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या होते हैं कि ये जिस जगह पे डिपॉजिट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स, तो उस जगह पे इंजरी स्टार्ट कर लेते हैं। जब उस सेल की इंजरी स्टार्ट हो जाती है तो हमारे बॉडी के जो न्यूट्रोफिल्स हैं तो वो उसकी तरफ आ जाते हैं, वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाते हैं। एक्युमुलेट मतलब जमा हो जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो जाता है। हाउ द इंजरी काज बता चुका हूं कि डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट की डिपोजिशन हो जाती है, जमा हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इन दोनों की वजह से हमारे पास सेल की इंजरी स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रोफिल आर रिलीज्ड एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एक्टिवेटेड। न्यूट्रोफिल रिलीज होते हैं क्योंकि इंजरी स्टार्ट हो गई ना, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गई, जिसमें C5a, C3a और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। They release proteolytic enzyme and these enzyme contribute toward injury as a response. Type 3 hypersensitivity reaction start. ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, वो सेल की इंजरी स्टार्ट कर लेते हैं, उस जगह पे टिश्यू होता है उसकी इंजरी स्टार्ट कर लेते हैं और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट जो होते हैं ये किडनी में, लंग्स में, जॉइंट्स वगैरह में एक्युमुलेट होते हैं और वहाँ के सेल की इंजरी कराते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कराते हैं, जो आगे स्लाइड में आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास टाइप 3 रिएक्शन में एक लोकलाइज टाइप है, जो कि उस स्पेसिफिक जगह पे वो इशू होता है कि इंजेक्शन ऑफ एन एंटीजन can lead to an acute arthritis रिएक्शन विद इन 4 to 8 hours। देखो, अगर कोई हम क्या करते हैं, किसी बंदे को कोई इंजेक्शन लगाते हैं, वो एज ए एंटीजन काम करता है या उसकी वजह से कोई रिएक्शन वगैरह होता है या वो एज अ फॉरेन बॉडी काम करता है, तो उसकी वजह से आर्थरस रिएक्शन स्टार्ट होता है। आर्थरस रिएक्शन किसे कहते हैं कि वो स्किन जो है वो रेड हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। जो इन्फ्लेमेशन के साइन है मतलब वो जगह गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता
जाता है, पेनफुल हो जाती है, रेड हो जाती है, ये इन्फ्लेमेशन के साइन हैं जो आप लोग पैथोफिजियोलॉजी 3rd सेमेस्टर में डिटेल के साथ पढ़ोगे। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को आर्थरस रिएक्शन कहते हैं और ये 4 to 8 आवर्स के अंदर अंदर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है उस बंदे को। Localized tissue and vascular damage result from accumulation of fluid and RBC। क्या होता है कि जो लोकलाइज्ड टिश्यू हमारे पास डैमेज होते हैं तो वहाँ पे मेनली 2 काम होते हैं। एक तो फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है तो उस वजह से वो जगह फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। जिस तरह कोई जख्म होता है ना तो जख्म वाली जगह स्वेल हो जाती है, तो इस तरह जो लोकलाइज्ड टिश्यू होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। वो रीज़न ये होता है कि फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है। दूसरी बात, वहाँ पे आरबीसी की एग्रीगेशन या आरबीसी जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जगह रेड हो जाती है। तो ये 2 साइन होंगे तो ये लोकलाइज्ड रिएक्शन होगा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का। सिविरिटी कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड स्वेलिंग टू रेडनेस टू टिश्यू नेक्रोसिस। क्या होता है, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अगर माइल्ड रिएक्शन हुआ है मतलब सिंपल सा रिएक्शन हुआ है तो वो जगह रेड हो जाती है, स्वेल हो जाती है। लेकिन अगर रिएक्शन ज़्यादा हो चुका है, जिस तरह हमारे पास कोई जो है क्या हो जाते हैं कि इंजेक्शन वगैरह से कोई जगह डैमेज हो जाती है तो उस वजह से क्या है, उस वजह से वो रेडनेस हो जाती है। अगर रिएक्शन सीवियर है तो आपके पास टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकती है। टिश्यू नेक्रोसिस किसे कहते हैं कि उस जगह पे वो टिश्यू की डेथ हो जाती है, वो सेल मर जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं वो जगह। इसको टिश्यू नेक्रोसिस कहते हैं, जो कि पैथोफिजियोलॉजी में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ोगे कि सेल डेथ के कितने टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे इतना पता हो जाता है, पता होना चाहिए आपको, टिश्यू नेक्रोसिस सेल डेथ को कहते हैं। तो सिंपल अगर होगा तो वो जगह रेड और स्वेल होगी, लेकिन सीवियर है तो टिश्यू नेक्रोसिस उसके साथ हो सकती है। या अगर आपको इंसेक्ट ने बाइट किया, किसी इंसेक्ट, मक्खी वगैरह या कोई जो है मच्छर वगैरह या कोई भी इस तरह का इंसेक्ट्स हैं, कीड़े वगैरह जो आपको बाइट कर लेते हैं, ये स्कॉर्पियन वगैरह जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मे फर्स्ट हैव अ रैपिड टाइप 1। सबसे पहले तो टाइप 1 रिएक्शन आप पे होगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आप पे हो जाएगी, वो जगह रेड हो जाएगी, खारिज करेगी, स्वेल हो जाएगी, सही है। लेकिन 4 से लेके 8 घंटों के बाद आपके पास आर्थरस रिएक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वो जगह स्वेल हो जाती है, काफ़ी पेनफुल होती है, रेड हो जाती है। ये स्कॉर्पियन वगैरह जो डंग वगैरह लगता है, इंसेक्ट्स बाइट जो हमारे पास होते हैं। तो ये 2 जो हमारे पास रिएक्शन है, ये टाइप 3 के हमारे पास लोकलाइज्ड टाइप रिएक्शन है। और इस पिक्चर में ये आपको डिटेल के साथ बताया है कि देखो ये एंटीबॉडी हमारे पास आ रही है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपके पास क्या करेगा, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे। वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन देखो ये सेल की लाइसिस कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सेल की ब्रेक डाउन कर रहे हैं और आपको लोकलाइज्ड जो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, फील होगा, साइन सिम्टम अपेयर होंगे उसके। तो वो तो लोकलाइज था। अब जनरलाइज टाइप 3 रिएक्शन क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीजन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड बाइंड टू एंटीबॉडीज, सर्कुलेशन इम्यून कॉम्प्लेक्स कैन फॉर्म। क्या होता है कि आपके पास जो एंटीजन्स होते हैं वो आपके ब्लड में इंटर हो जाते हैं, ब्लड में उनके साथ एंटीबॉडीज कम बाइंड हो जाती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके फुल बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। फिर क्या होता है, दे कांट बी क्लियर्ड बाय फेगोसाइटोसिस एंड कैन काज टिश्यू डैमेजिंग टाइप 3 रिएक्शन। और ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू भी आप उनको क्लियर नहीं कर सकते। मतलब फेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं, फेगोसाइट्स हमारे पास WBC वाइट ब्लड सेल हैं जो क्या करते हैं, जो कि फॉरेन बॉडी जो आती है उसको ख़त्म करते, सेल लाइसिस करते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस की मतलब उससे भी ये ख़त्म नहीं होती जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है। और इसके जो टाइप हैं तो सीरम सिकनेस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हमारे पास है उसमें क्या होते हैं कि व्हेन एंटीजन इज इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड डिपोजिशन इन टिश्यू। जब हमारे पास एंटीजन IV जाता है, वेन में जाता है, सही है, तो वेन में अगर एंटीजन अंदर चला गया
तो वो ब्लड में इंटर हुआ, उसके साथ एंटीबॉडी बन जाएगी, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा और टिश्यू में डिपॉजिट होगा। तो इसकी डिपोजिशन फिर जगह जगह पे होगी। इसको कहते हैं सीरम सिकनेस टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए। और जो हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो रिएक्शन होते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज भी होते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको पार्ट फर्स्ट के लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के सेल को अटैक करके उसको खराब करता है। तो इसमें सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस है और दूसरा हमारे पास क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये दो जो हमारे पास टाइप हैं ये किसके हैं, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के हैं। और एमसीक्यूज के लिए आप इन दोनों को याद रख लो क्योंकि इससे एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। अब जो हमारे पास क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जिसमें दो टाइप्स हम एक्सप्लेन करेंगे। एक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस रूमेटॉइड इसलिए कहते हैं इसमें RH फैक्टर इन्वॉल्व होता है। आर्थराइटिस जो हमारे पास है तो वो क्या है, वो जॉइंट इन्फ्लेमेशन है। इन दिस डिजीज रूमेटॉइड फैक्टर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड रूमेटॉइड फैक्टर ये दोनों की क्या हो जाती है, कॉम्बिनेशन हो जाती है। दे आर डिपॉजिटेड इन द साइनोवियल जॉइंट एंड लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट स्पेस। एज अ रिजल्ट पेशेंट फील जॉइंट पेन। क्या होता है कि हमारे पास रूमेटॉइड फैक्टर ये क्या होते हैं कि ये जो कुछ लोग जो हैं वो जेनेटिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार होते हैं, उनमें ये फैक्टर होता है। एक नॉर्मल पर्सन जो है उसमें रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो लेस देन 20 यूनिट पर मिलीलीटर होना चाहिए। अगर किसी पर्सन का रूमेटॉइड फैक्टर आप ब्लड टेस्ट के थ्रू चेक करते हैं वो 20 यूनिट से कम है तो मतलब वो पर्सन नेगेटिव है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो रूमेटॉइड फैक्टर जो होगा वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी के साथ अटैच होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहाँ पे रूमेटॉइड फैक्टर एज एंटीजन काम करता है। तो ये जाएंगे कहाँ पे, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट हमारे पास जो फ्री मूवेबल जॉइंट है ये वहाँ पे जो स्पेस होता है उसको ख़त्म करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन को आर्थराइटिस होता है और जॉइंट पेन उसको होता है। सही है। दूसरा हमारे पास है सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस। सिस्टमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस किसे कहते हैं कि इट इज अ मल्टी सिस्टम डिजीज दैट इन्वॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी, लंग्स, किडनी, स्किन एटसेट्रा। ये मल्टी सिस्टम डिजीज है जिसमें आपके बॉडी के मेजर सिस्टम वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्किन इफेक्ट होता है, लंग्स इफेक्ट होते हैं, किडनी इफेक्ट होती है, जहां पे आपके पास ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे। What happen? Antibodies are formed against the DNA and this lead to destruction of different tissue of the host. क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मल DNA है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे और वो क्या करेगा, वो हमारे बॉडी के ये रिएक्शन जो है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को इफेक्ट करेगा, डिस्ट्रक्शन करता है। जिसमें पहला क्या है, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस क्या है कि इसमें आपके पास जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, जो ग्लोमेरुलस आपके पास मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, ये उसकी इन्फ्लेमेशन काज करता है जिसकी वजह से आपका रेनल सिस्टम इफेक्ट होता है। जो दूसरा हमारे पास गुड पास्चर सिंड्रोम है जिसको हम एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, हमारा अपना इम्यून सिस्टम वो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन को डैमेज करना स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि रेनल सिस्टम इफेक्ट होते हैं। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और गुड पास्चर सिंड्रोम ये दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन गुड पास्चर सिंड्रोम जो है उसमें स्पेशली जो ग्लोमेरुलर बेस मेम्ब्रेन होगा वो इफेक्ट आपके पास होगा। लेकिन जो गुड पास्चर सिंड्रोम है इसमें आपके पास लंग्स भी इफेक्ट होता है। सही है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में तो सिंपल ग्लोमेरुलस इफेक्ट होता है, लेकिन गुड पास्चर सिंड्रोम में आपके पास लंग्स भी इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या है,
टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के हमारे पास टाइप्स हैं, सही है। अब ये हमारे पास सिंपल कंपैरिजन है टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की। टाइप 2 जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है, इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी आर फॉर्म अगेंस्ट टिश्यू स्पेसिफिक एंटीजन। इसमें क्या होता है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते थे, लेकिन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो एंटीजन एक जगह पे स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो डिपॉजिट फॉर्मेशन होती थी एक जगह पे, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपॉजिट फॉर्मेशन नहीं होती। हालांकि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट फॉर्मेशन वो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में होती है। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और एक जगह पे वो डिपॉजिट हो जाता है। उसकी डिपोजिशन की वजह से वो जगह आपके पास खराब होना स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो ये दो सिंपल से डिफरेंसेस है टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और अब हमारे पास है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि लास्ट टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इसको सेल मीडिएटेड भी कहते हैं। एक एमसीक्यूज जो इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप्स हैं। उसमें पहले 3 जो है उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड कहते हैं और लास्ट जो 4 टाइप है इसको सेल मीडिएटेड कहते हैं। सेल मीडिएटेड इसको क्यों कहते हैं आगे आएगा, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी या इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी इसको क्यों कहते हैं कि अ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज्ड टी सेल, डीटीएच लिखा है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टी सेल विच रिलीज वेरियस साइटोकाइनिन। क्या होता है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेल टी सेल की वजह से होते हैं। पहले एंटीबॉडी की वजह से होते थे, अब टी सेल की वजह से होते हैं, जो कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं, जिसमें हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, जो आप लोगों ने जो है ना सेल में पढ़ा होगा। तो चूंकि इसमें टी सेल इन्वॉल्व होते हैं लिहाजा इसको सेल मीडिएटेड रिएक्शन भी कहते हैं, सही है। तो ये डिलेड क्यों होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस जो है ये मीडिएट होता है सेंसिटाइज्ड टी सेल की वजह से, जो कि वेरियस साइटोकाइनिन रिलीज करता है। जनरली अकर 2 to 3 days आफ्टर टी सेल्स इंटरएक्ट विद एंटीजन, और इसके स्टार्ट होने में या ये अपेयर होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जब आपके पास एंटीजन के साथ टी सेल एक्सपोज होगा, आमने सामने आएंगे, तो टी सेल साइटोकाइनिन रिलीज करना स्टार्ट करेगा और आपके पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी इसको कहते हैं क्योंकि ये रिएक्शन स्टार्ट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। टी सेल आर इन्वॉल्व बोथ टी हेल्पर सेल CD4 साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8। इसमें हमारे पास दोनों सेल इन्वॉल्व होते हैं। एक हेल्पर टी सेल है जिसका काम सिर्फ एंटीजन को पहचान कराना हमारे बॉडी सेल को, और साइटोटॉक्सिक टी सेल भी इन्वॉल्व होते हैं जो उस एंटीजन को डायरेक्ट खत्म करता है। तो हेल्पर टी सेल को CD4 सेल भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल को CD8 सेल भी कहते हैं। इसमें मैक्रोफेज भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे WBC के लार्ज सेल है और इसका काम एंटीजन को इनगल्फ करना होता है या डैमेज सेल को इनगल्फ करना होता है। डेंड्राइटिक सेल आर आल्सो इन्वॉल्व दैट आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन। इसमें डेंड्राइटिस सेल भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने एग्जाम्स के लिए याद रखना है। There is no role of neutrophil in type 4 hypersensitivity reaction। देखो न्यूट्रोफिल का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रख लें। मास्ट सेल आर इन्वॉल्व इन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बट दिस इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास्ट सेल इज वेरी लिमिटेड। लेकिन इसमें मास्ट सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और मास्ट सेल अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर पढ़ा है इस यूनिट का तो उसमें मैंने कहा है कि मास्ट सेल जो है वो क्या करते हैं, वो टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में मास्ट सेल इन्वॉल्व होते हैं लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी लिमिटेड होती है।
In type 1, mast cell are suddenly destabilized. Here in this case, mast cell are not suddenly destabilized. देखो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमने पढ़ा था ना कि मास्ट सेल जो है उसके साथ एंटीबॉडीज अटैच होती हैं और क्या हो जाते हैं, वो सेल लाइसिस वगैरह कराते हैं, डिस्टेबलाइज हो जाता है वो सेल सडनली। लेकिन इसमें डायरेक्ट या सडनली मास्ट सेल जो है वो डिस्टेबलाइज नहीं होता। दे रिलीज केमिकल सब्सटेंस विच रिक्रूट अदर सेल ऑफ इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये कुछ केमिकल देखो, ये क्या होते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो मास्ट सेल होते हैं और वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं उस साइट पे जहां पे ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा हो। अब बात आ जाती है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म स्टेप वाइज आपको हम बता दें कि ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे होता है। एंटीजन विच इंटर द स्किन रीच टू एपिडर्मस, इट बिकम अटैच विद द carrier protein which is already present there and this antigen here called hepton। क्या है कि एंटीजन अगर आपके बॉडी में इंटर होता है तो ये चला जाता है एपिडर्मस ऑफ स्किन जो कि स्किन के एक लेयर है, वहां पे ये कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होता है और उस एंटीजन को फिर उस टाइम क्या कहते हैं, हेप्टॉन कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, हेप्टॉन किसे कहते हैं कि कैरियर प्रोटीन विच इज प्रेजेंट देयर एंड दिस एंटीजन, कि एंटीजन का कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होना इसको हेप्टॉन कहते हैं। दिस हेप्टॉन कंबाइन विद कैरियर प्रोटीन इन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, सॉरी एंटीजन को हेप्टॉन कहते हैं, हेप्टॉन एंटीजन को कहते हैं। जब ये एंटीजन आपके पास कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच होता है तब इसको कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। हेप्टॉन क्या है कि हेप्टॉन वो एंटीजन जो बॉडी में इंटर हुआ और चला गया स्किन की तरफ और स्किन एपिडर्मस को पहुंच गया, तब इसको हेप्टॉन कहते हैं। अब स्किन एपिडर्मस में ये कैरियर प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो इसको कॉम्बिनेशन को कहते हैं कंप्लीट एंटीजन। अब ये आपके पास एंटीजन कंप्लीट हो गया, अब आपका इम्यून रिस्पांस इसकी तरफ शो होगा। Recognition and processing by antigen presenting cell after entering the hepton and formation of complete antigen recognized and processed by antigen presenting cell। जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि वो इस एंटीजन कंप्लीट एंटीजन को और हेप्टॉन को ये आपके बॉडी के सामने एक्सपोज कर लेता है जो हेल्पर टी सेल है कि देखो ये आ गया है एंटीजन बाहर से और इम्यून सिस्टम आप इसके खिलाफ रिस्पांस शो कर लो। दिस मे बी मैक्रोफेजेस, दिस मे बी डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट इन एपिडर्मस। ये या तो डेंड्राइटिक सेल जो कि स्किन एपिडर्मस में होते हैं जो इम्यून सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं और एंटीजन वगैरह की किलिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। दूसरा मैक्रोफेजेस, इन दोनों सेल की तरफ शो कर लेता है कि एंटीजन बाहर से आया है, आप लोग एक्शन शो कर ले। माइग्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी to the lymph node where they present the complete antigen into T lymphocyte। और ये क्या होते हैं, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये एंटीजन को लेकर जाते हैं लिम्फोसाइट लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन पार्ट है, हम पार्ट्स होते हैं हमारे पास जहाँ पे टी लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये एंटीजन जो प्रेजेंटिंग सेल है ये एंटीजन को अपने साथ लेकर जाते हैं टी लिम्फोसाइट के पास लेकर जाते हैं लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड टी लिम्फोसाइट्स वगैरह ये लिम्फेटिक सिस्टम इनाटमेंट फिजियोलॉजी का एक यूनिट है जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो वहां से आप लिम्फ नोड वगैरह के बारे में जान सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आई होगी। मैं बता दूं कि सबसे पहले एंटीजन आपके बॉडी में चला गया तब उस और ये फ्लो हुआ डेंड्राइटस सेल के पास, एपिडर्मस सेल के पास, स्किन में चला गया, सही है। वहां पे इसको कहते हैं हेप्टॉन। ये हेप्टॉन जो हमारे पास है ये एपिडर्मस सेल जो कि हमारे पास कैरियर प्रोटीन है इसके साथ अटैच हो जाता है, ये कंप्लीट एंटीजन बनाता है। जब कंप्लीट एंटीजन बनाता है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को लेकर जाते हैं लिम्फ नोड में और वहां पे टी लिम्फोसाइट या मैक्रोफेजेस जो होते हैं या डेंड्राइटिस सेल होते हैं उनको ये बताते हैं कि ये हमारे पास एंटीजन बाहर से आया है, सही है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिस सेल, इनका काम ये है कि इसको लेकर जाना है टी लिम्फोसाइट में, लिम्फ नोड में जो होते हैं,
जब ये हमारे पास चले गए लिम्फ नोड में, फिर वहां पे क्या होगा, साइटोकाइनिन, साइट नाउ रिलीज ऑफ साइटोकाइनिन विच स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड एक्टिव मैक्रोफेजेस। अब साइटोकाइनिन रिलीज होगा। साइटोकाइनिन का काम क्या है कि उसका काम एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस है, उसका काम इम्यून रिएक्शन शो करना है। तो वो क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन करते हैं, उसकी तादाद बढ़ा लेता है और एक्टिव मैक्रोफेजेस की तादाद भी बढ़ा लेता है। दिस टी सेल एक्टिवेट मैक्रोफेजेस, ये टी सेल क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर लेता है। दे माइग्रेट toward the epidermis and release inflammatory mediator, as a result they destroy the target cell। क्या होते हैं कि ये मैक्रोफेजेस कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं हमारे पास एपिडर्मस सेल में, और वहाँ पे जो आपके पास इन्फेक्टेड एंटीजन्स वगैरह आए थे उसके साथ टारगेट सेल को फुल बाय फुल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, और इस तरह टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारे पास होता ही, ये फुल मैकेनिज्म था। फेसिस ऑफ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस क्या है, एक होता है इसका सेंसिटाइज फेज। सेंसिटाइज फेज जिसमें आप सेंसिटाइज होते हो कि बाहर से एंटीजन आया है, जो कि 1 to 2 वीक्स आफ्टर प्राइमरी कांटेक्ट विद एंटीजन होता है, कि मतलब एंटीजन आपके बॉडी में इंटर हुआ तो 1 से 2 वीक के अंदर सेंसिटाइजेशन आप में होगी। क्या होगा इसमें, T helper T cell are activated and colonially expanded by antigen presented together with class 2 on an appropriate antigen presenting cell such as macrophage। क्या होता है कि helper T cell एंटीजन को क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा। किस वजह से एक्टिवेट होगा कि हमारे पास जो एंटीजन होता है उसके साथ साथ जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसका काम क्या होता है, एंटीजन को प्रेजेंट करना, जिसमें मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटस, एपिडर्मस सेल वगैरह आते हैं। इसके बाद जनरली CD4 सेल ऑफ द T helper T1 subtype are activated during sensitization and designated as T delayed type hypersensitivity cell, DTH delayed type hypersensitivity cell। क्या होता है कि जो हेल्पर टी सेल हैं CD4 सेल, जो कि हमारे पास हेल्पर टाइप 1 सेल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी की सेंसिटाइजेशन होती है, और उन हेल्पर सेल को TDTH कहते हैं, टी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल। तो क्या है कि एंटीजन का आपके बॉडी में इंटर होना, फिर उस एंटीजन का आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को शो होना, प्रेजेंट होना, और आपके बॉडी में उसके खिलाफ TDTH सेल्स का प्रोडक्शन। ये 3 फेजेस जो हैं ये आपके पास सेंसिटाइजेशन फेज में आते हैं। सही है, MCQs के लिए याद रख लें। अब सेकेंड फेज क्या है, इफेक्टर फेज है, जिसमें क्या होते हैं कि अकर्स अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू एंटीजन, TDTH cells secrete a variety of cytokinin and chemokinin which recruit and activate macrophages। देखो T delayed type hypersensitivity cell, T जिनको TDTH कहते हैं, ये बन गए थे सेंसिटाइजेशन फेज में। वो क्या करते हैं, वो साइटोकाइनिन और कीमोकाइनिन को रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन प्रोमोट फेगोसाइटिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिक एंजाइम फॉर मोर इफेक्टिव किलिंग। जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए, अब ये फेगोसाइटोसिस करेगा, ये सेल को इनगल्फ करेगा, उसको खत्म करेगा। इसके साथ ये लाइटिक एंजाइम भी रिलीज करता है, जो आप लोगों ने एंजाइम के टाइप में पढ़ा था, लाइटिक एंजाइम, जिसका काम सेल लाइसिस होता है। तो ये मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट हो गए हेल्पर टी सेल की वजह से, जिसने साइटोकाइनिन रिलीज किया, तो ये एक्टिव जो मैक्रोफेजेस हैं ये लाइटिक एंजाइम रिलीज करेंगे, और ये लाइटिक एंजाइम फिर हमारे पास जो टारगेट सेल है उसकी डिस्ट्रक्शन करेगा। Activated macrophages are also more effective in presenting antigen infection as a primary effector cell। ये activated macrophages ये तो उसको प्रेजेंट भी खैर करवाते हैं हमारे बॉडी को, लेकिन उसकी लाइसिस भी कराते हैं। तो effector फेज में क्या हुआ,
कि जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिव सेल TDTH बन गए थे सेंसिटिव फेज में, वो साइटोकाइनिन कीमोकाइनिन रिलीज करेगा। वो केमिकल जो है वो क्या करेंगे, मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करेंगे और वो मैक्रोफेजिस आपके पास फेगोसाइटोसिस और सेल लाइसिस या लाइटिक एंजाइम रिलीज करके सेल लाइसिस कराएगा। ये इफेक्टिव या इफेक्टर फेज है। ये दोनों फेज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन से फेज में कौन से स्टेप्स होते हैं। और इसके लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट हमारे पास यूज होते हैं तो वो क्या है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इन वीवो इंक्लूड डिलेड क्यूटेनियस रिएक्शन, मंटॉक्स टेस्ट जो हम अक्सर टीबी वगैरह के लिए करते हैं। क्या करते हैं कि हम उस पेशेंट को टेस्ट डोज टाइप जो है हम क्या करेंगे, उसको फ्लूइड देते हैं। वो हमारे पास एंटीजेंस जो होता है जो रेडीमेड फॉर्म में आता है, फिर उसके इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डर्मस में लगा लिया ना स्किन में, तो उससे फिर हम क्या करते हैं, ये सर्कल बना लेते हैं और उसके टाइम लिख लेते हैं। फिर 2 से 3 दिनों के अंदर हम देखते हैं कि आया वहां पे लोकल रिएक्शन तो नहीं हुआ, जो वहां पे रेडनेस वगैरह के शक्ल में हमें पता चलेगा। तो मंटॉक्स टेस्ट जो है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, किसके लिए, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को फाइंड करने के लिए। और इसकी जो ट्रीटमेंट है तो कार्टिकोस्टेरॉइड या और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट हम देते हैं ताकि हम उस बंदे के इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें ताकि वो रिएक्शन शो न करे। ये मेंटॉक्स टेस्ट आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है डिटरमेंटल इफेक्ट ऑफ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस। द इनिशियल रिस्पांस ऑफ डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी इज नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डैमेज टू हेल्थी टिश्यू। देखो जिस तरह मैंने आपको कहा ये डिलेड टाइप है ना, मतलब ये बाद में आपको पता चलता है, बाद में ये शो होता है। तो जब शो होता है तो ये आपके पास काफी ज्यादा हेल्थी टिश्यू की डैमेज कर चुका होता है, सही है। इन सम केसेस डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पांस कैन कॉज such extensive tissue damage that the response itself is pathogenic। और कभी कभार क्या होता है कि डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये तो एंटीजन की तरफ से रिस्पांस है ना, उसको रिस्पांस देना है, तो ये इतना ज्यादा रिस्पांस हो जाता है ना कि ये रिस्पांस सेल की डैमेज कर लेता है। वो सेल डैमेज आपके लिए जो है बीमारी का सबब बनते हैं, एज अ पैथोजेनिक काज काम करते हैं, आप में डिजीज काज कर लेते हैं। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्युमुलेशन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज हुज लाइसोसोमल एंजाइम डिस्ट्रॉय हेल्थी लंग टिश्यू। और जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो उसमें ये रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो इस टीबी को, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के साथ साथ लंग्स के नॉर्मल सेल्स को भी ख़त्म कर देता है और लंग्स फाइब्रोसिस काज हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी का यूनिट कंप्लीट हो गया, जिसको हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया है और इनके वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इन वीडियोज़ के लिंक्स अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके और हमारे चैनल को भी फ़ायदा पहुंच सके। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।